नमस्कार, अभिवादन। रेमेडियल क्लास में क्लास 12 फिजिक्स में मेरा चैप्टर 7 चल रहा है। पहले सेशन में मैंने बात की थी चुंबकीय क्षेत्र की। आज मैं बात करूंगा धारावाही तार की, साथ में वृत्ताकार कुंडली की, एम्पेयर के नियम की और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स की। आइए तीसरा टॉपिक पर चलता हूँ। देखिए, जब चैप्टर 1 आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें आपने देखा होगा सभी आवेश स्थिर आवेश थे। यानी आप जानते हैं कि स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस चैप्टर में आपने देखा कि ओरस्टेड ने बताया कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। धारा मतलब गतिमान आवेश। तो इस गतिमान आवेश जो है वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। अब आगे वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि आवेश गतिमान है परंतु उसका त्वरित है, उसका वेग लगातार चेंज हो रहा है, वेग बढ़ रहा है, घट रहा है। तो वो क्या करेगा? स्थिर आवेश भी उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और साथ ही साथ विकिरण का उत्सर्जन भी करेगा। चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है और उस बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक, ये नियम मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था। क्योंकि आज इसका मैं यूज करूंगा तो मैं इसे दोबारा बता देता हूं। दाएं हाथ की हथेली का नियम, वो नियम ये था कि यदि कोई तार है, चलो ओरस्टेड ने ये तो बता दिया कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है, ये तार है, इसमें ऊपर की तरफ धारा जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा चारों तरफ। मैंने मान लिया इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न तो हुआ, परंतु उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो ये नियम ये कहता है कि अपने दाएं हाथ के अंगूठे को बायां मत कर लेना। आप अगर लेफ्टी हैं तो आपके लेफ्टी राइट होने से नहीं होना, ये नियम तो राइट हैंड का ही है। तो दाएं हाथ के अंगूठे को और अंगुलियों को लंबवत फैलाओ और उन्हें इस प्रकार रखो कि अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे। अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे। उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस बिंदु पर ज्ञात करना है, बिंदु P पर, तो बिंदु P की तरफ रखा, धक्का लगाएं। यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तल के लंबवत बाहर की ओर। इसे क्या लिखेंगे? आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे तो लिखे कॉपी के तल के लंबवत ऊपर की ओर। ये मैं लिखूंगा फ्लैट पैनल के लंबवत बाहर की ओर। और अगर बिंदु इधर होता तो कैसे कैलकुलेट करते? बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। अंगूठा धारा की दिशा में रखेंगे, उंगलियां Q की तरफ दिशा लगाएं, नीचे की तरफ। आप क्या लिखेंगे? कॉपी के तल के लंबवत नीचे की ओर। मैं क्या लिखूंगा? पोर्टल के तल के लंबवत नीचे की ओर। ये आपके सामने धारा की दिशा ये है। धारा की दिशा में अंगूठा रखा, उंगली बिंदु की तरफ ऊपर की ओर। क्लियर? तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। आपको ये बिल्कुल आप इसी प्रकार अपनी कॉपी पे धारा खींचकर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। I1 के कारण क्या दिशा होगी, I2 के कारण क्या दिशा होगी, है ना? क्या दिशा होगी I1 के कारण? अंगूठा I1 की दिशा में रखता हूँ, उंगली बिंदु की तरफ नीचे की तरफ, तल के लंबवत नीचे की ओर। इसके कारण तल के लंबवत ऊपर की ओर। यानी बिंदु P पर जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करूंगा? I1 के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, I2 के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र। अब फिर दोनों घटेंगे। बच्चे क्या करते हैं? धारा की दिशा देख लेते हैं। हमें धारा की दिशा नहीं देखनी है, हमें परिणामी धारा नहीं कैलकुलेट करनी है, हमें चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करना है। I1 के कारण नीचे की ओर, I2 के कारण ऊपर की ओर, तो नेट चुंबकीय क्षेत्र कम हो, घटेगा। इसी प्रकार आप डायरेक्शन चेंज करके आपस में खेल भी सकते हैं कि तुम बताओ दिशा क्या है और तुम बताओ। चलिएगा डायरेक्ट आते हैं। बायो-सेवर्ट के नियम का यूज करके सीधे चालक से वैद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सीधे चालक में, ये एक चालक तार है ये, और बिंदु P पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करना है। तो मैं किस फॉर्मूले का यूज करूंगा? आर्टिकल डिराइव नहीं कर रहे हम। एक चालक तार बिंदु P पर, उन दोनों मिला दो, लंब डाल दो, ये जो कोण बनते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र का जनरल फॉर्मूला है। B बराबर μ0/4 पाई I/r sin φ1 प्लस sin φ2। यदि तार अनंत लंबाई का है तो जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ेगी ये कोण बढ़ता चला जाएगा और ये अधिकतम कोण 90 तक जा सकता है। तो ये अनंत लंबे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला है B बराबर μ0/4 पाई 2I/r। B बराबर μ0/4 पाई 2I/r। μ0/4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7। यानी किसी तार में धारा जितनी ज़्यादा होगी उसके चारों ओर उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जितनी दूरी तार से दूर होता चला जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कम होती जाएगी। चलिए, एक इसके ऊपर न्यूमेरिकल मैंने लिया है बहुत छोटा सा आपके लिए। एक लंबे तार में 2 सेमी की दूरी पर, देखो बच्चों दूरी 2 सेमी है, 2 सेमी। सेमी का मतलब होता है या तो 10⁻⁻2 से गुणा करो
इतने मीटर, या डायरेक्ट 100 से भाग कर दो 0.02 मीटर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁻6 टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को b से व्यक्त करते हैं और b का मान है 10⁻⁻6 टेस्ला। धारा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तार का है, वो भी सीधे तार का है ना। तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है b बराबर μ0/4π 2I/r। 10⁻⁻6 लगाया, μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁻7 लगाया, 2I हल करा, 1 एम्पियर मेरा आंसर आ गया, 0.1 एम्पियर। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं बोर्ड में भी, कंपटीशन में भी। और इस प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया, एक लंबे तार की लंबाई अनंत है, सीधे तार में 35 एम्पियर धारा को I से व्यक्त करते हैं, दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 को 100 से भाग करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। एक क्वेश्चन अलग से लेते हैं जो बहुत ज़्यादा आता है, सेम क्वेश्चन है पर बच्चे इसे अलग समझ लेते हैं। एक वर्ग है, उस वर्ग की भुजा A है, कितनी है A, और ये कहा गया इसमें वर्ग में I धारा बह रही है एक दिशा में, इधर को जाएगी, इधर आएगी, इधर चली गई। और यह कहा गया केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। कहाँ पर? केंद्र पर। वर्ग की भुजा दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि इसकी लंबाई अनंत है, तो यहाँ अनंत लंबे वाले तार का सूत्र तो लगना नहीं है। 4 भुजा हैं, जब भुजा 4 हैं और एक भुजा के कारण मैं पहले चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करूँगा, फिर दूसरी के कारण, फिर तीसरी के कारण, फिर चौथी के कारण। फिजिक्स में जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हम ये पता करते हैं कि हम अदिश राशियों की बात कर रहे हैं या सदिश राशियों की। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, उसकी दिशा होती है। अब मैं क्या कहूँगा, एक भुजा के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करूँगा, पहले एक भुजा के कारण, फिर दूसरे के कारण, फिर तीसरे के कारण, फिर चौथे के कारण, फिर उनकी दिशा देखूंगा, दिशा के अनुसार उन्हें जोड़ेंगे या घटाएंगे। देखो पी क्यू के कारण, एक भुजा के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे आया। चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता था b बराबर μ0/4π I/r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा या साइन φ1 प्लस साइन φ2। धारा बह रही है I, इस बिंदु से, धारा से बिंदु तक की दूरी चूंकि पूरी भुजा A है तो ये आधी दूरी होगी a/2 और ये कोण होंगे 45-45 के, 45 और 45 का। ठीक, अब आप देखो μ0/4π I r की जगह a/2 लगाया, साइन 45 प्लस साइन 45। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2, 1/√2, ये 2 ऊपर चला गया 2I/a, √2 लघुत्तम ले लिया, 1 और 1 2 हो गया, है ना। √2 से 2 कटेगा, √2 बार कटेगा और ये यहाँ से √2 बार यहाँ कटेगा और ये μ0/4π की जो वैल्यू आई, μ0/4π की वैल्यू आती है यहाँ पर 10⁻⁻7 I/r। r की जगह a/2 लगना था, यहाँ पर ये a है, r की जगह a/2 मैं लगा सकता हूँ, a यहाँ कर देता हूँ और 2 ऊपर ले जाता हूँ, तो 2 गुणा, मैं इसे लिख देता हूँ 2 यहाँ भी आया था, देखो 2 ये रहा, √2 ये रहा, 2 गुणा I गुणा 10⁻⁻7 बटा a। ये टेस्ला आया एक के कारण, एक धारा लूप के कारण। इसकी दिशा क्या होगी, अंगूठा कहाँ रखूँगा, धारा की दिशा में, नीचे की तरफ धारा नीचे रखा, उंगली का रखूँगा ओ की तरफ, बाहर की तरफ आया ना। इसके कारण क्या आएगा, दूसरी भुजा के कारण अंगूठा धारा की दिशा में, उंगली ओ की तरफ बाहर की ओर। इसके कारण क्या आएगा, अंगूठा धारा की दिशा में बाहर की ओर, बाहर की ओर। यानी चारों के कारण चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर आया और चारों के कारण चुंबकीय क्षेत्र इतना ही आने वाला है। इतना ही क्यों, क्योंकि धारा सब में बराबर है, सबकी दूरी इससे बराबर है, तो इस प्रकार 2 गुणा I गुणा 10⁻⁷ बटा a टेस्ला यहाँ आया और इसी को मैं ऊपर ले जाता हूँ। यही पहले भुजा के कारण, यही दूसरी भुजा के कारण, यही तीसरी भुजा के कारण, यही चौथी भुजा के कारण, और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र b बराबर b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस b4, चारों को जोड़ लिया। और चारों की दिशा भी एक आएगी। क्या दिशा लिखेंगे आप, चारों की दिशा देख लीजिए, क्या ही चारों की दिशा है ना। तो आप लिखेंगे कॉपी के तल के लंबवत, कॉपी के पृष्ठ के तल के लंबवत ऊपर की ओर। मैं क्या लिखूंगा, पोर्टल के तल के लंबवत ऊपर की ओर। चलिएगा, अब एक क्वेश्चन मैंने वृत्ताकार कुंडली का भी लिया था आज। वृत्ताकार कुंडली की बात करता हूँ।
एक तार था, उस तार को वृत्ताकार वृत्त के रूप में मोड़ा गया, मुझे उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसे करके दिखा देते हैं। इस कुंडली को छोटे छोटे अल्पांश से मिलकर मान लिया मैंने। मान लिया एक अल्पांश लिया, उसकी लंबाई dl है ना, इस बिंदु पर, और अल्पांश इसकी त्रिज्या r है ये। तो अल्पांश पर स्पर्शरेखा खींची, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये अल्पांश की लंबाई हो गई, ये dl है, और अल्पांश को बिंदु P से मिलाया ना O से। इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या से 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर? अब बायो-सैवर्ट के नियम के कारण, अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये मैंने बिंदु O ले लिया, और चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आपको याद होगा। बायो-सैवर्ट नियम कहता था μ0/4πi dl sin θ/r²। यहाँ पर थीटा क्या था? हमेशा यहीं पर कहीं ना कहीं थीटा होगा। थीटा क्या था? हमेशा अल्पांश, मैंने बोला था वहाँ पर, याद होगा, अल्पांश की लंबाई, अल्पांश को बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण, और वो कोण यहाँ है 90 डिग्री। थीटा की जगह 90 लगाया, साइन 90 का मान 1 आया, और ये चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू आ गई। परंतु ये चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण आया? अल्पांश के कारण। पर मुझे अल्पांश के कारण तो कैलकुलेट नहीं करना, मुझे तो सबके कारण कैलकुलेट करना है। तो यहाँ भी सिग्मा लगा दिया। सिग्मा का मतलब है सारे अल्पांश की लंबाइयों का जोड़, और जब सारे अल्पांश की लंबाइयों को जोड़ेंगे तो परिधि बन जाएगी। और परिधि की लंबाई आपको पता है कितनी होती है? बिल्कुल ठीक, आपका जवाब होगा 2πr होती है। तो b बराबर सिग्मा dB लगाया, सिग्मा लिया, जो कांस्टेंट है वो बाहर चले गए, क्योंकि बदल तो केवल लंबाई रही है, चेंज तो केवल लंबाई हो रही है, सब में धारा वही है, सबकी दूरी वही है। तो μ0/4π तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। सिग्मा dl की वैल्यू परिधि की लंबाई, और परिधि की लंबाई आई 2πr। एक r से r कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, b बराबर μ0I/2r इसका आंसर आ गया। यदि कुंडली में तार के n चक्कर हैं तो n से गुणा कर देंगे, और चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आया μ0/2r। इस पूरे चैप्टर में आपको हमेशा डायरेक्शन पर ध्यान देना है। अंगूठा धारा की दिशा में रखेंगे, उंगली केंद्र की तरफ रखेंगे, नीचे की ओर, दिशाई तल के लंबवत नीचे की ओर। अगर आप अपनी कॉपी में आई की दिशा उल्टी कर लेते हैं तो ऊपर की तरफ आएगी। उस पर ध्यान देना है कि आपने चित्र में धारा की दिशा क्या ली है। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी 20 सेमी त्रिज्या की वृत्ताकार लूप, त्रिज्या 20 सेमी है। जब त्रिज्या 20 सेमी होगी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 100 से भाग करेंगे मीटर बनाने के लिए, और r की वैल्यू आ जाएगी 0.2 मीटर। 4 एम्पीयर की धारा होती है I। चक्रों की संख्या देनी रखी। अगर चक्कर की संख्या नहीं दे रखी होती है तो चक्रों की संख्या को 1 मान लेते हैं। μ0 का मान होता है 4π गुणा 10⁻⁷, n की वैल्यू 1, I की वैल्यू 4, 2 गुणा 0.2। आंसर चेक करेंगे और आंसर आएगा टेस्ला में। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन वृत्ताकार कुंडली पर आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने लिया, उस क्वेश्चन में तार की वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। 100 फेरे का मतलब है 100 चक्कर, यानी ये n की वैल्यू है। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर मतलब 8 गुणा 10⁻² मीटर। 0.4 एम्पियर धारा है। चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। एक मैंने टॉपिक शुरू में लिया था, एम्पियर का नियम भी मैं आज लूँगा। तो एम्पियर का बहुत अच्छा नियम यहाँ पर है। एम्पियर का नियम ये कहता है, किसी बंद परिपथ या परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये समाकलन का निशान है, ये बंद किया क्योंकि बंद परिपथ की मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ बंद परिपथ होगा तो बीच में छल्ला लगा देते हैं। तो किसी बंद परिपथ या परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान उस पथ से घिरे पृष्ठ से गुजरने वाली धारा के कुल मान का μ0 गुना होता है। गॉस की प्रमेय याद है? बिल्कुल, गॉस की प्रमेय का दूसरा रूप, वो वैद्युत क्षेत्र का है, ये चुंबकीय क्षेत्र का है। यह नियम प्रयोग में लिया जाता है जब हमें असममित धारा के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना होता है। अगर धारा का डिस्ट्रीब्यूशन सममित नहीं है, समान रूप से नहीं हो रहा है, और हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तब हम एम्पियर के नियम का यूज करते हैं। इसे देखो, मैं आपको इसे करके दिखाऊं तो अगर बहुत छोटा सा इसका प्रूफ, ये एक चालक तार है। इस चालक तार में I धारा बह रही है। इस चालक तार से R दूरी पर कोई बिंदु P है, और उस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र हमें पता है B है।
मैंने आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप की यहाँ कल्पना कर ली, यानी इस लूप की इसमें से की कि इस लूप में से अंदर से होकर आई धारा जा रही है ना। अब मुझे करना क्या है, मुझे एम्पेयर का नियम सिद्ध करना है। एम्पेयर का नियम क्या था, चुंबकीय क्षेत्र का जो लाइन इंटीग्रल है उसकी मुझे कैलकुलेट करनी है और ये लानी है कि धारा जो इसके अंदर से होकर जा रही है उसका μ0 गुना है। क्लियर। अनंत लंबे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता था? अनंत लंबे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है B बराबर μ0/4π2I/r, आपको पता है। B का रेखीय समाकलन मुझे कैलकुलेट करना है। वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्या होता है? AB cos थीटा। तो वेक्टर B डॉट वेक्टर DL क्या होगा? B DL cos थीटा। cos थीटा की जगह यहाँ cos 0 लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये जो तार के लंबवत है यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी और यही अल्पांश की लंबाई है यहाँ पर जो हमने माना, यानी इन दोनों के बीच का कोण कितना है? 0। तो कोण 0 यहाँ लगाया और ये कोण B और DL के बीच का ही तो है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, B की वैल्यू लगाई μ0/4π2I/r समाकलन DL। DL का समाकलन क्या होगा? जब पूरे अल्पांशों को जोड़ेंगे तो परिधि बन जाएगी और परिधि की लंबाई होती है 2πr। r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, है ना, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल और ये आया, ये आंसर आ गया। और यही मैंने आपको एम्पेयर का नियम बताया था। ठीक है। अब आप देखें परिनालिका। एक ये परिनालिका क्या होती है? परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखो परिनालिका का मतलब क्या है? परिनालिका का मतलब यहाँ पर ये है, परिनालिका का मतलब यहाँ ये होता है भैया, क्या होगा परिनालिका का मतलब कि एक बेलन की टाइप की आकृति है ये, और बेलन की आकृति पर जैसे ये मैंने एक पेन है एबोनाइट समझ लीजिए, और इस पर तांबे के तार के चक्कर लगा दिए, है ना, तो वो जो चक्कर लगाए वो चीज़ परिनालिका बन जाती है। विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की आसपास लिपटे अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। यानी एक ऐसी कुंडली तारों की जिस पर एक बेलनाकार आकृति पर बेल कर उसे लपेट कर बनाई जाती है। परिनालिका का एक सिरा जब उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, ये आपको लग रहा होगा जैसे रॉड हो पानी में जैसे गर्म करते हैं, अब तो खैर बैंड है, करना भी नहीं चाहिए, उससे लाइट ज़्यादा वेस्ट भी होती है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका लॉस तो होता ही है। तो इसमें अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं इस प्रकार की एक कुंडली बनाकर, तो एक सिरा उत्तरी ध्रुव की भांति कार्य करता है और एक सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति कार्य करता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कैसी होती है, किस प्रकार की होती हैं। तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की तरह होती हैं अंदर, और परिनालिका के भीतर जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। एक सिरा उत्तरी ध्रुव की भांति कार्य करता है, एक सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति कार्य करता है, और परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र हमेशा क्या होता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब देखो परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। बहुत क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं कंपटीशन में कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। ये भी आ जाता है कि परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो निम्न में से किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर, लंबाई पर नहीं करता है। ठीक, और ये इसका फॉर्मूला है B बराबर μ0NI/2 cos अल्फा माइनस cos बीटा। ये चित्र देख लीजिए, ये अल्फा एंगल है और ये बीटा, और ये परिनालिका का ऊपर नीचे का पोर्शन मैंने दिया है। देखो अगर परिनालिका अनंत लंबाई की है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, याद होना चाहिए परिनालिका के ऊपर। अगर परिनालिका की लंबाई अनंत है तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ये होता है μ0NI/L। कुंडली के केंद्र पर क्या था? μ0NI/2r, μ0NI/2r, और परिनालिका के भीतर क्या होगा? μ0NI/L। कभी कभी इसे n/L को स्मॉल n भी लिख देते हैं, और इसका मान होता है एक मीटर में चक्रों की संख्या ये। और सिरे पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है परिनालिका के, वो भीतर चुंबकीय क्षेत्र का आधा होता है, 1/2 μ0NI/2। ये परिनालिका के भीतर किस जगह है? सभी जगह, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया था कि परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक समान होता है, और सिरे पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो भीतर चुंबकीय क्षेत्र का आधा होता है। ठीक है, आगे 1-2 न्यूमेरिकल मैंने लिए हैं, और इसमें बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है कि परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग, कहाँ उपयोग है परिनालिका का? इसका उपयोग नरम लोहे को परिनालिका के भीतर जब हम रखते हैं तो उसे चुंबकित गुण आ जाते हैं।
इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहा जाता है। एक परिनलिका बनाई, उसके अंदर एक नरम लोहे की छड़ रख दी, धारा प्रवाहित करी, तो परिनलिका के भीतर जो है वो उसमें विद्युत चुंबक बन जाते हैं। परिनलिका का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग इसका ये है। एक न्यूमेरिकल में इसका ले लेता हूँ। ठीक, 2 मीटर लंबी परिनलिका, तो 2 मीटर लंबी परिनलिका का मतलब क्या है? L। 1000 फेरे, फेरे को कहेंगे N। 10 एम्पियर धारा I हो गया 10 एम्पियर। उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। केंद्र की तो भीतर ही होगा ना, तो भीतर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला B बराबर μ0 Ni/L। μ0 का मान होता है 4 पाई गुणा 10⁻⁻⁷ N। I लगाया, 2 लगाया, आंसर आ गया। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं जो इस परिनलिका के ऊपर नहीं है, पर बहुत फेवरेट न्यूमेरिकल मेरा है और कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आता है, बोर्ड में बहुत ज़्यादा आता है। 2 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के मार्ग पर, त्रिज्या R बराबर 2 एंगस्ट्रॉम है, और 2 एंगस्ट्रॉम का मतलब है 2 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। 3 गुणा 10⁻6 मीटर पर सेकंड, जो चाल है 3 गुणा 10⁻6 मीटर पर सेकंड, R ये रहा। और एक चक्कर लगा रहा है। जब एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाए या कोई अन्य आवेश चक्कर लगाए, तो वृत्ताकार पथ के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का एक पॉपुलर फॉर्मूला है B बराबर μ0/4 पाई QV/r²। B बराबर μ0/4 पाई QV/r²। तो B बराबर μ0/4 पाई का मान होता है 10⁻⁻⁷। Q की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश, V की जगह 3 गुणा 10⁻6, R², 2 का वर्ग 4 होगा, और 10⁻⁻10 का जब मैं वर्ग करूंगा तो 2 से गुणा हो जाएगी, केवल 10⁻20 सॉल्व करूंगा, और 1.2 टेस्ला मेरा इसका आंसर आ जाएगा। थैंक यू, नमस्कार।